रियो एक पेशेवर हत्यारा था। उसे हर मिशन में सफलता की आदत थी। उसने जिंदगी में सैकड़ों लोगों को खत्म किया था और आज भी एक ऐसा ही काम करने निकला था। रात थी, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। वो अपने लक्ष्य के घर की छत पर पहुंचा पूरी तैयारी के साथ, लेकिन तभी उसे एक अजीब एहसास हुआ। उसे महसूस हुआ कि वो वहाँ कोई और भी मौजूद है। नीचे देखने पर उसे एक और हथियार दिखा। ये कोई साधारण आदमी नहीं था, बल्कि वो था साइलेंट असासिन, एक ऐसा नाम जिससे दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधी भी कांपते हैं। ये वही हथियारा था जो बिना आवाज किए, बिना सबूत छोड़े अपने शिकार को खत्म कर देता था। रियोता को ये देखकर गुस्सा आया। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसे इस मिशन में उसके जैसे ही किसी और का सामना करना पड़ेगा। उसने अपने हथियार निकाले और हमला किया, लेकिन हर बार उसका निशाना चूक रहा था। साइलेंट असासिन उसकी हर चाल को ऐसे टाल रहा था जैसे उसे सब पता हो। दोनों आमने सामने आ गए और तलवारों की टकरार शुरू हुई। रियोता पूरी ताकत से वार कर रहा था, लेकिन सामने वालों की फुर्ती और अनुभव कहीं ज्यादा था। थोड़ी ही देर में साइलेंट असासिन ने किसी चीज से रियोता की तलवार गिरा दी। अब रियोता निहत्था था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने छोटे छोटे हथियारों से हमला किया, लेकिन साइलेंट असासिन हर एक वार से बचता गया। रियोता ने अपनी आखिरी चाल चली, लेकिन उसका विरोधी अचानक गायब हो गया। अगले ही पल वो रियोता के पीछे खड़ा था। रियोता को समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। फिर हमला हुआ। पहले उसके हाथ में खंजर घुसा, फिर उसकी टांग तोड़ दी गई। रियोता की हालत खराब हो गई थी। उसके हमले किसी काम के नहीं रहे। वो अब जान चुका था कि वो हार चुका है। आखिर में उसने ये तलवार आसमान से गिरती और उसे खत्म कर देती है। साइलेंट असासिन बिना कुछ कहे घर के अंदर गया, जहाँ उसकी असली टारगेट था। लेकिन जैसे ही उसने अपना काम शुरू करना चाहा, वो कुछ पल के लिए रुक गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने खुद को संभाला और तलवार उठाई। इसी जगह कहानी करंट टाइम में लौटती है, जब साइलेंट असासिन बस एक सामान्य लड़का था। नाम था अकीरा। अकीरा की जिंदगी आम थी। वो स्कूल जाता था, लेकिन किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। जब बाकी स्टूडेंट खेल कूद या मस्ती में लगे रहते थे, वो चुपचाप किताबें पढ़ता रहता। उसे कोई जानता भी नहीं था। वो हमेशा अकेला बैठता। लंच टाइम में भी उसके पास दोस्त नहीं थे। कोई उससे बात भी नहीं करता था। क्लास में उसकी मौजूदगी किसी को महसूस तक नहीं होती थी। वो उन लोगों में जो भीड़ में भी गुमनाम रहते। वो ज्यादातर समय मांगा पड़ता और उसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे, इसलिए वो वही पढ़ता जो मुफ्त में मिल जाए। जब बाकी स्टूडेंट प्लान बनाते, फोन में गेम खेलते या खाना शेयर करते, वो अकेला कोने में बैठा रहता। फिर एक दिन कुछ असामान्य हुआ। क्लास में अचानक एक फोन फटा और छत पर एक अजीब सा जादुई गोला बना। तेजी रोशनी हुई और पूरी क्लास कहीं और पहुंच गई। सब घबरा गए। किसी को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। थोड़ी देर बाद एक आदमी आया और सबको बता गया कि वो एक दूसरी दुनिया में है। इस दुनिया का नाम मार्गन था। वहाँ के लोग उन्हें बता रहे थे कि ये दुनिया संकट में है। मॉन्स्टर्स ने हमला कर रखा है और केवल किसी दूसरी दुनिया से आया हुआ व्यक्ति ही उन्हें हरा सकता है। सारे स्टूडेंट डर गए और उलझन में पड़ गए, लेकिन अकीरा ने सब समझ लिया था। वो इस दुनिया की कल्पना पहले भी कर चुका था। मांगा और फैंटेसी कहानियों के जरिए तलवारें, जादू, मॉन्स्टर, ये सब उसके लिए नया नहीं था। धीरे धीरे वही शांत, गुमनाम, अकेले रहने वाला लड़का एक नया रूप लेने लगा। अकीरा को अंदर ही अंदर एक अजीब सा जोश महसूस हो रहा था, लेकिन आज कुछ अलग था। आज उसका दिल कह रहा था कि उसके लिए कुछ बड़ा होने वाला है। जैसे ही जादूगर ने घोषणा की कि असली हीरो की पहचान होगी, सबका ध्यान क्रिस्टल बॉल की तरफ चला गया। नियम था कि हर छात्र को उस बॉल को छूना होगा और मन में स्टेटस कहना होगा, जिससे उनकी ताकत और क्लास पता चलती है। पहला लड़का बहुत एक्साइटमेंट था। शायद उसके मन में भी वो हीरो बनने का सपना था, जैसा बच्चों को होता है। जैसे स्कूल में सबसे तेज भागने वाला सोचता है कि वो हीरो होगा, या जो सबसे ज्यादा नंबर लाता है वो खुद को सबसे ऊपर समझता है। लेकिन जब उसे एनिमल ट्रेन का रोल मिला तो उसका मुंह उतर गया। ये सुनकर बाकी लड़कों ने हल्के फुल्के चेहरे बनाए, जैसे क्लास में कोई मॉनिटर बन जाए। लेकिन सब जानते हो कि असली नेता कोई और है। जादूगर ने समझाया कि वो रोल भले ही मामूली लगे, लेकिन उसकी ताकत इस दुनिया के आम लोगों से बहुत ऊपर है। ये बात सुनकर कुछ लड़के राहत की सांस लेते हैं। फिर और स्टूडेंट आए। किसी को हीलर मिला, किसी को डिसएंचेंटर। सबके चेहरे पर थोड़ी सी उम्मीद और थोड़ा सा डर साफ दिख रहा था। सब अंदर ही अंदर तुलना कर रहे थे, जैसे स्कूल में मार्कशीट बांटी जाती है और सब एक दूसरे की ओर झांक कर देखते हैं कि कितने किसके नंबर है। तभी जादूगर ने बताया कि दरअसल बिना क्रिस्टल बॉल को छुए कोई अपनी जानकारी देख सकता है, बस मन में स्टेटस कहना होता है। ये सुनकर आधे बच्चे चुपचाप खुद में बड़बड़ाने लगे। कुछ को मजेदार क्लास मिली, कुछ को बेकार सी लगी, लेकिन साथ को पता चला कि वो विंड मेज है। अकीरा ने भी अपनी स्टेज देखी। असासिन किसी को बताया नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बात सूट करता महसूस हुआ। बाकी स्टूडेंट के लिए शायद ये कोई बड़ी बात ना हो, लेकिन एक ऐसा लड़का जो पूरे साल चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ रहा हो, जिसके लंच बॉक्स में कभी किसी ने झांक कर नहीं देखा और जिसे कोई हाय तक नहीं कहता, उसके लिए ये पहचान किसी तोहफे से कम नहीं थी। फिर साद ने क्रिस्टल बॉल को छुआ और सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो असली हीरो निकला। जादूगर
क्रिस्टोफर को हैरानी नहीं हुई। साथ तो स्कूल में भी वही लड़का था जो पढ़ाई में अच्छा था, खेल में तेज था और हर किसी को दोस्त बांधता था। हमेशा टीचर की तारीफ पाता और हर ग्रुप एक्टिविटी में सबसे आगे रहता। बाकी स्टूडेंट को भी कोई झटका नहीं लगा। सबको तो जैसे पहले से पता था कि अगला किसी को हीरो बनना है तो वो साथ ही होगा। वहीं अकीरा जो हमेशा किनारे खड़ा रहा, अब अपनी स्टेटस देखकर खुद हैरान था। उसके नंबर बाकियों से कई गुना ज्यादा थे और उसमें ढेर सारी विशेष क्षमताएं थी जो और किसी में नहीं थी। उसके मन में सवाल उठने लगे, ये सब कैसे हो सकता है? अगर वो हीरो नहीं है तो उसकी ताकत इतनी ज्यादा कैसे है? उसे शक होने लगा कि जो बातें उन्हें बताई गई हैं वो पूरी सच्चाई नहीं है। वो एक ऐसी दुनिया में था जिसे वो सिर्फ मांगा में जानता था, लेकिन असल जिंदगी में सब कुछ वैसा नहीं होता जैसे कहानियों में होता है। उसे समझ में आ गया कि अभी अपनी सच्चाई सबको दिखाना बुद्धिमानी नहीं होगी। इसलिए उसने अपने स्किल प्रेजेंस नाम की खास ताकत को सक्रिय किया और खुद को गायब कर लिया। यहाँ तक कि साथ जो उसके पास खड़ा था उसे देख भी नहीं पाया। इस तरह अकीरा ने बिना किसी को दिखाए खुद को सबकी निगाहों से अलग कर लिया। क्रिस्टल बॉल की टेस्टिंग खत्म हो गई और बाकी स्टूडेंट को उनके कमरे दिखाए गए। सब अपने अपने रूम की तरफ पड़े। जैसे हॉस्टल में पहले दिन बच्चे नए बिस्तर पर कब्जा जमाने जाते हैं। अकीरा ने चलते चलते देखा कि दीवार में एक छुपा हुआ कमरा लगा है। किसी ने इसके बारे में बताया नहीं था। ये देखकर उसका शक और गहरा हो गया। कुछ तो छिपाया जा रहा है। उसे एक कमरा मिला जो साफ तक नहीं किया गया था। वहाँ धूल जमी थी, चीजें बिखरी हुई थी कि किसी को इस कमरे की परवाह नहीं थी। यही उसे सही लगा क्योंकि ऐसी जगह पर आमतौर पर कोई ध्यान नहीं देता। वहाँ उसे असासिन जैसे कपड़े मिले, काले, हल्के और चुपचाप चलने लायक। अब वो पूरी तरह तैयार था। उसने कपड़े बदले और महल के बाहर निकल गया। बाहर का नजारा बिल्कुल अलग था। अजीब से पेड़, अलग गंध और एक नीला आसमान जो अपनेपन से दूर लगता था। उसे अब यकीन हो गया था कि वो वाकई किसी दूसरी दुनिया में है। छतों पर चढ़ते हुए उसे अपनी चुस्ती पर भी हैरानी हुई। वो ऐसे चढ़ रहा था जैसे कोई टेरेस रिंग का एक्सपर्ट हो, जबकि पहले तो वो दौड़ते हुए भी हाफ जाता था। उसे अब समझ आया कि उसे वही समनिंग बोनस मिला है जो आमतौर पर कहानियों में नायकों को मिलता है। वो तो खुद को ही नायक नहीं मानता था, लेकिन शरीर मानो कुछ और ही कह रहा था। तभी उसने एक आवाज सुनी। उसने फिर से अपनी उपस्थिति छिपा ली और चुपचाप सुनने लगा। नीचे राजा अपने दरबारियों से बात कर रहा था। उसकी आवाज में वो सम्मान नहीं था जो पहले दिखाया गया था। वो छात्रों को ब्रेड्स यानी बिगड़े हुए बच्चों कह रहा था। ये सुनकर अकीरा को अभी यकीन हो गया था कि यहाँ सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखाया जा रहा है। अकीरा उस रात चुपचाप दीवार के पीछे खड़ा सब सुन रहा था। अंदर राजा अपनी प्लानिंग में लगा हुआ था और बातों से साफ लग रहा था कि उसने इन बच्चों को बस एक टूल की तरह बुलाया है, जैसे कोई किसी काम के लिए मशीन मंगवा ले। एक दरबारी ने आकर कहा कि ये सब बच्चे हैं, सीधे साधे दुनिया से आए, इन्हें ज्यादा कुछ समझ नहीं है, इनसे कोई खतरा भी नहीं है। राजा को सुनकर तसल्ली हो गई। फिर उसने एक बात बड़े साफ तौर से कह दी कि इन बच्चों को महल के अंदर जो अकाइविस नाम की जगह है वहाँ नहीं जाने दे। वहाँ की चीजें उनके लिए नहीं है। सीधे सपाट शब्दों में कहें तो राजा ने बस इतना कहा कि उन्हें जितना बताया जाए उतना ही काफी है। राजकुमारी वहाँ से चली गई और राजा दूसरी बातों में लग गया। लेकिन तब तक अकीरा वहाँ से बिना किसी आवाज के गायब हो चुका था। उसे अब समझ आ गया था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अब उसे सिर्फ अपनी ताकत नहीं आजमानी थी बल्कि सच जानना था। पूरी कहानी क्या है, कौन सही है और कौन बस दिखावा कर रहा है। सुबह होते ही बाकी सब बच्चे नाश्ते की टेबल पर मस्त थे। कोई नया खाना चख रहा था, किसी को कपड़े पसंद आ रहे थे और कुछ को तो इस दुनिया में इतने खो गए थे जैसे कोई नया वीडियो गेम शुरू कर दिया गया हो। उनके चेहरे पर डर नहीं बल्कि जोश और उम्मीद थी। अकीरा भी छुपा हुआ सब देख रहा था। वो सोच रहा था कि क्या उसने सामने आकर सबको बताना चाहिए कि जो राजा कर रहा है वो शायद सच नहीं है। लेकिन फिर उसे लगा कि सब इतने खुश है, कि इतने ज्यादा भरोसे में है कि कोई उसका शायद यकीन भी ना करे। बाकी सब बच्चे अपनी अपनी ताकतें जान चुके थे। कुछ को नई स्किल मिली थी, कुछ को कोई खास पावर। उनके लिए सब किसी सपने से कम नहीं था। जैसा कोई कह दे कि तुम सुपर हीरो बन गए हो। सब अपने अपने रोल में घुसने लगे थे। कोई हीरो बनना चाहता था, कोई हीलर और कोई मैजिशियन। लेकिन अकीरा चुपचाप सब देख रहा था और सोच रहा था कि ये सब वाकई सही है। फिर एक सीनियर योद्धा आया, मिथेर, जिसे लोग इस दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंडर मानते हैं। उसके साथ एक और बंदा था, गिलिस, जो थोड़ा सा सीरियस था और मजाक में बात करता था। मिथेर ने बताया कि 1 महीने बाद सब बच्चे को एक डेंजन में भेजा जाएगा जहाँ असली ट्रेनिंग होगी, यानी जो सीखा है अब उसे असली हालात में आजमाया जाए। बाकी बच्चे तो सुनते ही एक्साइटेड हो गए, जैसे कोई कह दे कि स्कूल ट्रिप पर जाना है। सबने सोचा कि ये तो असली एडवेंचर होने वाला है। लेकिन अकीरा को शक हो रहा था कि ये डेंजन असली मकसद नहीं है, शायद इसके पीछे भी कोई प्लान है। इसी दौरान कुछ अजीब हुआ। मिथेर ने अचानक अकीरा की ओर देखा, जबकि अकीरा अब भी छुपा हुआ था। उसकी कंसर्ट प्रेजेंस स्किल अब भी एक्टिव। वो थोड़ी देर को हैरान रह गया। उसे लगा कि उसकी पहचान खुल गई, लेकिन फिर उसे पता चला कि मिथेर की आंखें कुछ खास है। वो तापमान देख सकता है, यानी अगर कोई भी कितना छुप जाए उसकी बॉडी से निकलती गर्मी छुप नहीं
नहीं सकती। अब अकीरा डर गया कि उसका राज खुल गया है, लेकिन मिथिर ने कोई खतरे की बात नहीं की। उसने ना राजा को बताया न राजकुमारी को, बस साफ कर दिया कि वो इस राजनीति से अलग है, चीजें वैसे नहीं है जैसे दिखती हैं। अकीरा को लगा कि शायद ये एक मौका है। उसने मिथिर से कहा कि उसे ये दुनिया समझ में नहीं आती, न मैजिक, न स्किल, न सिस्टम, उसे बस जानना है और समझना है ताकि वो खुद को ठीक से समझ सके। मिथिर ने कहा कि अकायर्स में ढंग की जानकारी नहीं मिलेगी, वहाँ से पुरानी किताबें हैं, जबकि असली चीज फील्ड में मिलेगी। और फिर उसने अकीरा को पर्सनल ट्रेनिंग देने की बात कही। अकीरा को पहली बार लगा कि शायद उसे कोई समझ रहा है। बाकी बच्चे उसे नोटिस भी नहीं कर रहे थे, लेकिन अब कोई था जो उसके स्किल को पहचान रहा था। लेकिन बात सिर्फ ताकत की नहीं, अकीरा के दिल में अब भी अपने घर की याद थी। उसे याद था कि उसके बिना शायद उसकी माँ खाना भी नहीं खा रही होगी, बहन हर सुबह उसका इंतजार कर रही होगी। ये सोचकर कि भाई बस देर से उठा है, उसके कमरे में शायद सब कुछ वैसे ही रखा होगा। बेड पर बिखरे कॉमिक, टेबल पर अधूरा होमवर्क और अलमारी में वो जैकेट जिसे वो रोज पहनता था। मिथिर ने ये बात समझी। उसने साफ कहा कि उसे नहीं पता अकीरा वापस कैसे जाएगा, लेकिन अगर वो जानना चाहता है तो वो मदद करेगा। अब अकीरा को समझ में आ गया था कि ये सफर आसान नहीं होगा। उसे अब दो लड़ाइयाँ लड़नी थी, एक इस दुनिया की और एक अपने घर लौटने की। रोजमर्रा की जिंदगी में इंसान छोटी छोटी चीज के बारे में सोचता है, घर का खाना, स्कूल की छुट्टी, दोस्त, बर्थडे पार्टी, सुबह की नींद। लेकिन अब अकीरा की दुनिया बदल चुकी थी, पर फिर भी उसके अंदर का इंसान वही था जो सबकी तरह सिर्फ सच जानना चाहता था और वापस उसे जिंदगी में लौटना चाहता था, जहाँ सब कुछ थोड़ा सादा, थोड़ा जाना पहचाना हो। कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद मिथिर ने एक बात साफ कह दी थी कि अकीरा को खुद को और मजबूत बनाना ही होगा, क्योंकि अगर वो इस दुनिया से जाने से पहले मर गया तो उसका ये पूरा सफर और सारी कोशिश बेकार चली जाएगी। लेकिन उसने वादा भी किया कि जब तक वो और अकीरा को एक बेहतरीन असासिन बनाने में मदद करेगा। अकीरा वैसे तो एहसान लेना पसंद नहीं करता, उसे आदत है कि अपनी लड़ाई खुद लड़ने की और मदद को कर्ज मानने की। मिथिर को ये बात समझ में आ गई थी, इसलिए उसने कहा कि अकीरा उसे अपने पुराने वर्ल्ड की कहानियां सुनाकर ये कर्ज चुका सकता है। दोनों ने एक दूसरे को आधिकारिक तौर पर अपना नाम बताया और एक नई शुरुआत हुई। एक इंसान जो खुद को हमेशा छाया में पाता था और एक योद्धा जो दुनिया की सियासत से ऊब चुका था। दोनों के बीच अब एक ऐसा रिश्ता बनने लगा था जो भरोसे और समझ से जुड़ा था। मिथिर ने अकीरा को उस दुनिया के बारे में और भी बातें बताई। या यहाँ सिर्फ इंसान और डीमन ही नहीं बल्कि एल्व्स और बीस्ट फॉग भी थे, यानी आधे जानवर और आधे इंसान जैसे लोग जो अलग अलग जीती रिवाजों और संस्कृति के साथ रहते हैं। ट्रेनिंग की बात करते तो अकीरा को जो एक्सरसाइज करवाई जा रही थी वो उसे पहली नजर में थोड़ी अजीब लगी। उंगलियों से पुशअप्स करवाना और पीठ पर पत्थर रख देना। उसे लग रहा था कि शायद ये कोई मजाक है, लेकिन मिथिर ने समझाया कि स्किल को बढ़ाने का यही सही तरीका है। इस दुनिया में लेवल सिर्फ तब बढ़ता है जब कोई राक्षस को मारता है, लेकिन स्किल की ताकत बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस ही सबसे जरूरी है। कुछ हफ्ते बाद मिथिर का साथी ग्लीस उसे अपडेट देता है कि बाकी स्टूडेंट भी अच्छा कर रहे हैं और असली मेहनत उसी पर आ गई है, क्योंकि मिथिर का पूरा फोकस अब अकीरा पर है। ग्लीस को थोड़ा परेशानी भी हो रही थी, लेकिन मिथिर तो अकीरा की पुरानी दुनिया की कहानियों में इतना खो जाता था कि उसे वक्त कभी होश नहीं रहता। अकीरा की एक खासियत ने सबको चौंका दिया। उसकी कंसील्ड प्रेजेंस स्किल पहले ही मैक्स लेवल पर थी और ये कोई छोटी बात नहीं थी। गिल तो सुनते ही हैरान रह गया, क्योंकि इतिहास में सिर्फ पहले हीरो को ये स्किल मिली थी। इस बीच अकीरा खुद वहाँ आता। गिलिस ने बहाने से निकल जाता और अकीरा बताता कि वो हर रात चुपचाप आर्कवाइज में जाकर पढ़ाई कर रहा है, उसे बहुत कुछ जानना है, समझना है। और तभी उसे एक अजीब सी किताब मिली जो बाहर से तो एक रेसिपी बुक जैसी लगती है, पर अंदर असली प्लान छिपा था। वो किताब असल में मिथिर ने खुद लिखी थी। एक शांतिपूर्ण coup यानी सत्ता परिवर्तन की योजना थी, जिसमें राजा को हटाने की बात थी, लेकिन बिना खून खराबे के। राजा अब वो नहीं रहा जो पहले था। वो सत्ता को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था, यहाँ तक इस दुनिया के नियमों को बदलने तक। मिथिर जानता था कि ऐसा कर देना खतरनाक होगा, लेकिन समस्या ये भी थी कि इस देश के सारे शूरवीर राजा की श्रेणी थे और इस वजह से वो उसका विरोध नहीं कर सकते। अकीरा को ये सब सुनकर लगता था कि शायद मामला इतना खींचने की जरूरत नहीं है। वो सोचता कि क्यों ना वो खुद ही राजा को खत्म कर दे। वैसे भी उसका इस दुनिया से कोई रिश्ता नहीं है, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, उसे तो वापस जाना है। अकीरा तब ये भी बात बताता कि पहले दिन जब वो आया था तब भी वो राजा के बहुत करीब रह गया। चाहे तो उसे उस वक्त ही सब खत्म कर सकता था, लेकिन कुछ था जो उसे रोक रहा था। मिथिर ने उसकी उस रोक की तारीफ की। उसने कहा कि किसी की जान लेना आसान नहीं होता, खासकर तब जब तुम्हारे पास वो ताकत हो और फिर भी तुम खुद को रोको। एक असासिन होने का मतलब ये नहीं है कि हर किसी की जान लेना जरूरी है। और अगर अकीरा सच में वापस अपने पुराने घर लौटना चाहता है, जहाँ उसकी माँ और छोटी बहन उसका इंतजार कर रही है, तो वो खून से अपने हाथ नहीं रंग सकता। मिथिर ने कहा कि उसे ऐसा असासिन बनना चाहिए जो जिंदगी की इज्जत करे, क्योंकि तभी वो खुद भी जिंदा रह पाएगा और अपनों के पास लौट सकेगा। अकीरा समझ नहीं पाया कि मिथिर उसके लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है। तब मिथिर ने कहा कि उसे अकीरा से उम्मीद है, क्योंकि जब सब बच्चे बस राजा की बातों में बहक गए, अकीरा ने अकेले सोचना शुरू किया, वो भी बिना
शोर मचाए और चुपचाप। ऐसा सिर्फ वही कर सकता है जिसने पहले जिंदगी में बहुत कुछ सहा हो और फिर भी वो खुद को बचा रखा हो। अकीरा पहली बार किसी से ऐसी तारीफ सुन रहा था। उसे लगा जैसे पहली बार किसी ने उसकी जिंदगी को देखा और समझा हो। उसके मन में एक हल्का सा शुक्रिया उठा और शायद पहली बार उसे इस दुनिया में रहने का थोड़ा सा मन हुआ। मिथिली ने कहा कि जब समय आएगा तो उसे अपने शांतिपूर्ण कुएं में अकीरा की मदद चाहिए। खून खराबा नहीं होगा, सब कुछ चुपचाप और सोच समझ कर किया जाएगा। अकीरा ने सब बात को सीधे हाँ में नहीं कहा, लेकिन माना कि वो उस पर विचार जरूर करेगा। कुछ हफ्तों बाद ट्रेनिंग का एक महीना पूरा हो गया। अभी सभी छात्रों को लेबोरेटरी यानी उस दुनिया के सबसे खतरनाक जगह में भेजा जाना था। वो जगह किसी परीक्षा से कम नहीं थी। शहर में जैसे कोई उत्सव हो गया हो। सब लोग सड़कों पर इकट्ठा थे अपने हीरोज को देखने के लिए। बाकियों के लिए सब एक सपना था, लेकिन अकीरा सोच रहा था कि ये सब कितना असली लग रहा है। इतने सारे लोग, इतनी आवाजें और वो सब सिर्फ उन्हें देखने आए थे। उसी भीड़ में अकीरा की नजर एक लड़की पर पड़ी। वो लड़की उसे देख रही थी कि अकीरा अगले ही पल उसके पीछे जा खड़ा हुआ। इतना तेज, इतना चुपचाप जैसे हवा का झोंका। अब अकीरा एक लड़की को घूरते हुए देखा तो वो बताते कि लोग उन्हें हीरो मानते, लेकिन कोई नहीं जानता कि उन्हें बुलाने के लिए क्या क्या कुर्बान किया गया। अकीरा कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन लड़की कहती है कि वो सच खुद ही जानना चाहेगा और फिर चली जाती है। लेबोरेटरी स्टूडेंट कई मॉन्स्टर से लड़ चुके होते हैं। एक ट्रैप एक्टिवेट होने पर अकीरा फुर्ती से खतरा खत्म करता है। मिथिल सबको पीछे हटने का इशारा करता है, लेकिन बाहर और ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर मिलते हैं। साज धुआं बम इस्तेमाल करता है, लेकिन उससे मॉन्स्टर और ज्यादा खतरनाक बन जाते हैं। एक मिनोटॉर प्रकट होता है जिसे वहां नीचे होना चाहिए था। अकीरा उस पर हमला करता है, लेकिन उसकी डैगर टूट जाती है। साज मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन खुद जख्मी है। अकीरा उसे समझाता है कि उसकी जिम्मेदारी है हीरो बचाना, क्योंकि वही दुनिया को बचा सकता है। साज खुद को नाकाम समझने लगता है, लेकिन अकीरा की टीम की एक डिसेंचर जादू से पता लगाती है कि साज पर कर्ज था। अकीरा फिर लड़ाई में कूद जाता है। मिथिर और अकीरा मिलकर एक खास प्लान के तहत हमला करते हैं। मिथिर बिजली जैसी स्पीड से मिनोटोर को जड़ से रोकता है और अकीरा पीछे से उसकी शैडो मैजिक से आखिरी वार करता है, सिर्फ जिंदा बचने के लिए। अकीरा की शैडो मैजिक धीरे धीरे एक मिस्ट्री बनती जा रही थी। उसकी शैडो उसके पैरों के नीचे एक गहरे काले गोल कुएं जैसी बन जाती थी, जिसे वो अपनी मर्जी से मोड़ सकता था, लेकिन अब तक वो इसे पूरी तरह कंट्रोल करना नहीं सीख पाया था। जब मॉन्स्टर फिर से होश में आया और मिर्था पर हमला करने दौड़ा, तब अकीरा ने जैसे तैसे अपनी छाया से उसे रोक दिया। सब चौंक गए। अब अकीरा ने शैडो से कई नुकीले कांटे बनाए और मॉन्स्टर के शरीर में घुसा दिए। इतना ही नहीं, उसने अपने शैडो से राक्षस को नीचे खींचना शुरू कर दिया, जैसे वो उसे अंधेरे में डुबा रहा हो। ये सब करते हुए अकीरा का चेहरा थकावट से भर गया था, लेकिन फिर भी उसने खुद को थोड़ा और झोंका और मॉन्स्टर को लगभग पूरी तरह अपनी शैडो में समा लिया। फिर उसका सिर बाहर था, जिसे अकीरा ने अपनी शैडो को तेज धार की तरह बदल कर अलग कर दिया। ये मंजर देखकर बाकी सभी लोग थोड़े डर गए, क्योंकि जिस बेरहमी से अकीरा ने मॉन्स्टर को खत्म किया था, वो किसी और की इस तरह की ताकत दिखा रही थी। लेकिन जैसे ही सबने राहत की सांस ली, अकीरा की शैडो बेकाबू होने लगी। ग्लेस ने जोर से चिल्लाकर सबको पीछे हटने को कहा। अकीरा खुद डर गया। उसे लग रहा था कि अब सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। तब मृता ने उसे शांत करने की सलाह दी। अकीरा ने उसकी बात मानी, खुद को संभाला और फिर से अपनी शैडो पर काबू पा लिया। मैजिक खत्म होते ही वो बुरी तरह हाफने लगा। मृता ने माना कि ये जादू बहुत ही ज्यादा खतरनाक और थका देने वाला है, लेकिन अकीरा ने इस पर गर्व किया कि वो बच गया और सबको बचा भी लिया। किले में सब सुरक्षित लौट आए बिना किसी जान गए। मृता ने माना कि ये सब अकीरा की वजह से हुआ है, लेकिन अकीरा ने सारा श्रेय अपने गुरु मृता को दे दिया, क्योंकि अगर वो ना होता तो शायद उसकी छाया फिर से सब कुछ तबाह कर देती। वैसे भी प्रैक्टिस के दौरान ये पहले भी बेकाबू हो चुकी थी। मृता को अब भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये शैडो मैजिक नाम की स्किल आई कहां से। उसने कभी सुना तक नहीं था इसके बारे में, और ये जितनी ताकतवर थी उतनी अस्थिर थी। इसलिए वो अब और सतर्क रहने की सलाह देता है, जिस पर अकीरा भी सहमत हो जाता है। इसी बातचीत के दौरान मृता उसे एक तलवार देता है। वो पहली बार हीरो द्वारा बनाएगी गॉड ऑफ द नाइट नाम की एक खास कटाना। अकीरा हैरान होता है कि इतनी खास चीज उसे क्यों दी जा रही है, लेकिन जब मृता बताता है कि उसने तलवार महल के खजाने से चुरा ली है, तो अकीरा और भी चौंक जाता है। फिर भी वो अपने गुरु का धन्यवाद करता है। इतने में ही अकीरा को याद आता है कि असली हीरो साटो अभी भी शराब से जूझ रहा है। मृता बताता है कि वो शराब बहुत ही खतरनाक है और हटने से इनकार कर रहा है, और शायद ये कोई हादसा नहीं है। उसे शक है कि इसके पीछे किसी का हाथ है। रात के समय महल में राजकुमारी को किसी काले जादू के क्रिस्टल से कुछ करते हुए देखा जाता है। वो बड़बड़ाती है कि साटो अब बस एक दिखावटी हीरो और राजा की कठपुतली रहेगा। तभी अचानक अकीरा वहाँ प्रकट होता है और उसका जादू क्रिस्टल तोड़ देता है। वो बिना कोई बात सुने उसे साफ कर देता है कि हीरो उसके श्राप से मुक्त कर दिया गया है। राजकुमारी गुस्से में कहती है, लेकिन अकीरा को भी परवाह नहीं। वो तलवार उसके गले तक ले जाता है और साफ कर देता है कि उसके लिए वो सिर्फ एक चुड़ैल है। हालांकि उसे कोई जवाब नहीं मिलता, क्योंकि राजकुमारी बार बार सिर्फ यही कहती है कि उसने जो कुछ भी किया वो राजा के लिए किया। अकीरा थक हार कर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो चला जाता है, हमें पता चलता है कि राजकुमारी के पास और भी कई सारे
क्रिस्टल छुपे हुए हैं और हर क्रिस्टल एक अलग हीरो से जुड़ा है। उधर अकीरा मृता से मिलता है और बताता है कि उसका शक सही था। मृता हैरान होता है कि अकीरा ने खुद को राजकुमारी के सामने उजागर कर दिया, लेकिन अकीरा बताता है कि उसे जवाब चाहिए थे। मृता समझता है कि वो राजकुमारी सिर्फ एक कठपुतली है और असली कंट्रोल राजा के पास है। अंत में मृता उसे महल में ना सोने की सलाह देती है। जब अकीरा पूछता है क्यों, तो मृता की बात सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसे लगता है कि जब राजकुमारी बाकी स्टूडेंट को श्राप देने की कोशिश करेगी, अकीरा बचा रहेगा क्योंकि राजकुमारी को उसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन यही बात उसे और भी खतरनाक बना देती है। अकीरा अब पूरी तरह से खतरे के बीच फंसा हुआ था। राजकुमारी उस पर श्राप तो नहीं डाल सकती, लेकिन अब वो उसे खत्म करने की कोशिश जरूर करेगी। राजा के सैनिक पूरे किले में उस रहस्यमयी लड़के को ढूंढने निकल पड़ेंगे जिसने राजकुमारी को टक्कर दी थी। अकीरा सोचता है कि शायद मृता उसे डांटेगा कि उसने खुद को सबके सामने ला दिया, लेकिन मृता तो बस मुस्कुराते हुए कहता है कि गलत फैसले तो जवानी का हिस्सा होते हैं और बड़ों का काम होता है उन गलतियों को संभालना। इसलिए वो अकीरा की देखभाल के लिए है। अकीरा दिल से चाहता है कि उसकी उस दुनिया में भी मृता जैसे लोग होते। तो मृता हंसते हुए कहता है कि फिर से उसे अभी अपने साथ ले चलो वापस। वो दुनिया देखना चाहता है जिसके बारे में अकीरा ने उसे बताया था। अकीरा हंसकर बात टाल देता, कहता है कि इतना झंझट झेलना तो बड़ा झिझक वाला काम हो जाएगा। अगले दिन जब अकीरा जंगल में सोकर उठता है तो किले के पास अजीब सी हलचल महसूस होती है। वो वापस जाता है तो सातो उसे देखकर पूछता है कि वो कहाँ था। अकीरा बस ये देखकर खुश होता है कि सातो पर श्राप टूट चुका है और कहता है कि वो बस सो रहा था। लेकिन जब वो असली हालात जानता है तो उसकी सांसें थम जाती हैं। ये खबर मृता के बारे में है। अकीरा पागलों की तरह दौड़ता है, लेकिन जो उसे मिलता है वो सिर्फ दर्द और खालीपन है। जमीन पर मृता अब भी जान पड़ा था और उसके सीने में एक खंजर घुसा हुआ था। अकीरा टूट जाता है। वो बार बार पूछता है कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन तब भी कोई बोल पड़ कि वो नाटक करना बंद करे। लोग कहते हैं कि हत्या उसी के खंजर से हुई है। अकीरा झट से कहता है कि उसका खंजर तो विंटोर से लड़ाई में टूट गया था, लेकिन लोग उस पर शक कर रहे थे। लोग कहते हैं कि वो हमेशा गायब रहता, बस ट्रेनिंग के वक्त दिखता था और उसका कोई अता पता नहीं रहता। उसे डोंगन में भी अचानक देखा गया था। सबसे ज्यादा रहस्यमय वही था और लोग मान बैठे हैं कि वही सबसे बड़ा संदिग्ध है। सौभाग्य से सतो उसका बचाव करता है और कहता है कि बिना सबूत के किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन राजा किसी की नहीं सुनता। वो आदेश देता है कि अकीरा ने नाइट कमांडर का खून किया है और उसे पकड़ना ही होगा। राजकुमारी इस सब में कुछ ज्यादा ही खुश नजर आती है और अकीरा को ऐसा हो जाता है कि उसे बुरी तरह फंसाया गया है। किसी को कुछ करने से पहले अकीरा कंसील्ड प्रेजेंस का इस्तेमाल करता है और वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। राजा सैनिकों को उसे पकड़ने भेजता है, लेकिन असल में अकीरा वहीं पास में छुपा होता है। वो धीरे से मृता के सबसे भरोसेमंद साथी ग्लेस के पास आ जाता है और फुसफुसा कर बात करता है। ग्लेस उसकी आवाज पहचान लेता है और बताता है कि असल में मृता को राजा के निजी हत्यारों नाइट रेवेंस ने मारा था। अब वही लोग अकीरा के पीछे भी है। अकीरा उसे शुक्रिया कहता है और ग्लेस उसे सलामत रहने की दुआ देता है। अकीरा अब समझ चुका था कि वो कितनी बड़ी साजिश का हिस्सा बन गया है और अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसे वही करना था जो मृता चाहता था। वो चुपचाप सामान लेकर राज्य के बाहर निकल जाता है। उधर उसी रात राजा बेहद संतुष्ट बैठा है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मृता को खत्म करना और अकीरा को फंसा देना इतना आसान होगा। राजकुमारी रिपोर्ट देती है कि हीरो को छोड़कर बाकी सभी छात्रों पर उसका श्राप लग चुका है। अब बस एक बहाना चाहिए ताकि पूर्वी राष्ट्र का युद्ध घोषित किया जा सके। छात्रों को वो प्यादों की तरह इस्तेमाल करेंगे। राजा को यकीन नहीं है कि अकीरा जंगल में ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी नाइट रेवेंस को उसके पीछे भेजने का आदेश दे देता है ताकि कोई चूक न रह जाए। उधर अकीरा अब एक डंगन में घुस चुका है। उसे याद आता है कि मृता ने कहा था कि अगर कभी भागना पड़े तो छिपने की सबसे अच्छी जगह डंगन होती है, क्योंकि वहाँ पानी और संसाधन सब सीमित होते हैं, इसलिए जिंदा रहना मुश्किल हो सकता है। लेकिन डंगन सिर्फ छिपने के लिए नहीं बल्कि खुद को और मजबूत बनाने का भी सबसे बढ़िया तरीका है। जितना गहराई में जाएगा उतने ज्यादा खतरनाक दुश्मन मिलेंगे और अकीरा उतना ही ताकतवर बनता जाएगा और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा उससे लड़ने का और जीना होगा और सच्चाई को उजागर करना होगा। अकीरा के मन में एक सवाल बार बार घूम रहा था, अगर डंगन में इतनी तेजी से ताकत बढ़ाई जा सकती है तो फिर बाकी लोग वहाँ क्यों नहीं जाते। मृथा ने इसका जवाब पहले भी दे दिया था। उसने समझाया था कि डंगन जितना फायदेमंद है उतना ही खतरनाक भी। सबसे बड़ी बात यह है कि अकीरा की कंसील्ड प्रेजेंस स्किल जो उसे छुपे रहने में मदद करती है वो हर जगह काम नहीं करती, खासकर उन राक्षसों पर जिनकी सूंघने और सुनने की क्षमता बेहद तेज होती है। मगर मृथा ने यह भी कहा था कि अगर अकीरा अपनी असासिन स्किल को और बढ़ा पाए तो वो अपनी कदमों की आवाज और यहाँ तक कि अपने शरीर की गर्मी तक छुपा सकता है। अकीरा इसे करने की कोशिश भी करता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। डंगोन की दुनिया बेहद खतरनाक है और वहाँ के मॉन्स्टर असाधारण रूप से ताकतवर है। कई हफ्तों की मेहनत और खतरनाक खतरों से जूझते हुए अकीरा आखिरकार 69वीं मंजिल तक पहुँच जाता है, जहाँ पहले से भी ज्यादा खतरा उसका इंतजार कर रहा होता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि मृता का आखिरी संदेश उसने कहा था कि डंगन की सारी मुश्किलें
मुश्किलें और जोखिम आखिर में इस लायक होगी। जब अकीरा का क्लास लेवल 100 तक पहुंच जाएगा तब उसे एक स्पेशल स्किल मिलेगी जो उस दुनिया में जिंदा रहने के लिए जरूरी होगी। मिर्ता ने उसे ये भी बताया था कि उसे लेबरेट ऑफ कैंटलिन की ओर बढ़ना चाहिए और हर 10वीं मंजिल पर मौजूद बॉस को हराने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन एक बार जब वो बॉस के चैम्बर में दाखिल हो जाएगा तब या तो वो राक्षस को मारेगा या खुद मर जाएगा। जीतने पर उसे जबरदस्त शक्ति और एक्सपीरियंस मिलेगा। अब तक अकीरा 6 बॉस को हरा चुका था, अब वो 17th लेवल पर पहुंच चुका है। चैम्बर के भीतर कदम रखते ही लड़ाई शुरू हो जाती है। अकीरा तुरंत समझ जाता है कि ये राक्षस पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा खतरनाक है। उसके पंजे इतने नुकीली हैं कि एक झटके में शरीर चीर सकते हैं और उसका सांप जैसा हिस्सा जहरीला और एसिडिक है। अकीरा बचने की कोशिश करता है लेकिन आखिरकार वो राक्षस की पकड़ में आ जाता है और उसकी फसलियां चटक जाती हैं। दर्द से अकीरा की सोचने की ताकत जवाब देने लगती है, लेकिन अकीरा अब तय कर चुका है, अब कोई भी रोक नहीं सकता। वो अपनी शैडो मैजिक को पूरी ताकत से एक्टिवेट करता है और देखते ही देखते उसकी शैडो से निकले नुकीले कांटे राक्षस के शरीर को चीरना शुरू कर देते हैं। गुस्से से भरा अकीरा अपने जादू को और भी वहशी बना देता है। कांटे अब रहम किए बिना उसे टुकड़ों में बांट रहे थे। अकीरा जीत तो जाता है लेकिन होश खो बैठता है। राक्षस के जहरीले खून की वजह से उसका शरीर अब भी जल रहा होता है। तभी एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है। वो बताती है कि अकीरा की छाया जादू में खुद की चेतना है और उसने देखा कि अकीरा की चोट अब खतरनाक हद पार कर चुकी है, इसलिए वो खुद ब खुद कंट्रोल अपने हाथ में लेकर रिकवरी मोड चालू कर देती है। अगली सुबह किले में सातो बाकी छात्रों से कहता है कि वो अब और इंतजार नहीं करेगा, वो डीमन लॉर्ड से लड़ने के लिए निकलना चाहता है। बाकी स्टूडेंट इस पर भड़क उठते हैं और कहते हैं कि वो अभी अभी अकीरे द्वारा मिर्था की हत्या के सदमे से उभरे नहीं है, वो किसी योद्धा के लिए तैयार नहीं है। मगर सातो को शक होता है कि छात्रों का ये बदला हुआ व्यवहार शायद राजकुमारी के शराब की वजह से हो सकता है, जैसा कि ग्लेस ने उसे बताया था। सातो कहता है कि अगर कोई साथ नहीं आएगा तो वो अकेले ही जाएगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स आगे आते हैं और उसका साथ देने को तैयार हो जाते हैं। वो सब मिलकर एक पार्टी बनाते हैं, लेकिन सातो को हैरानी होती है कि उन्हें इतनी आसानी से महल से निकलने दिया गया। फिर उसे याद आता है कि राजा तो यही चाहता था कि स्टूडेंट्स डीमन लॉर्ड को हराएं ताकि वो उन्हें अपने युद्ध के प्यादों की तरह इस्तेमाल कर सकें। सातो सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये लोग उसके साथ क्यों आए हैं। तब यूकी नाम की छात्र बताती है कि वो एक डिसेंचेंटर है, उसे शराब आसानी से अक्सर नहीं करता और अब वो दूसरों में शराब को पहचानने भी लगी है। यूकी ने कुछ और छात्रों को शराब से मुक्त किया और इस काम में असाइना ने भी मदद की। अब सातो को समझ में आने लगा है कि चीजें अभी बहुत पेचीदी है और उन्हें अकीरा की जरूरत फिर से पड़ सकती है, क्योंकि युद्ध की असली शुरुआत तो अब होने वाली है। असाइना की यादें पूरी तरह से साफ नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे उस वक्त वो खुद नहीं था, मानो किसी और के कंट्रोल में था। उसे बस इतना याद था कि वो एक कमरे में था जहाँ उसने कई क्रिस्टल तोड़ दिए थे और ये उसने एक कटाना से किया था, लेकिन उसे ये भी नहीं पता था कि वो तलवार आई कहाँ से। धीरे धीरे सच सामने आता, ये सब गिलेस की योजना थी। उसकी मैनिपुलेशन स्किल इतनी ताकतवर है कि वो किसी भी शराब से ज्यादा असरदार होती है। जब बात किसी व्यक्ति को काबू में करने की हो, जब क्रिस्टल नष्ट हो जाते हैं, गिलेस खुद को संतुष्ट महसूस करता है। उसने मिर्था का आखिरी आदेश पूरा कर दिया था और वो उन दूसरी दुनिया से आए नायकों को सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं देता है। उधर असाइना का मन अब अकीरा से जुड़ने को बेचैन है। उसे अफसोस होता है कि वो पहले ही ऐसा कर पाता। जब सब अकीरा पर शक कर रहे थे तब वो चुप रहा और अब खुद से नफरत हो रही है। एक बीते हुए पल की झलक दिखती है कि असाइना और अकीरा स्कूल के बाहर अचानक टकरा गए थे। अकीरा किसी काम पर था लेकिन वो नहीं चाहता था कि कोई दूसरा जाने, खासकर उसकी छोटी बहन को नहीं। इस बातचीत में पता चलता है कि दोनों की बहनें एक क्लास में ही है और सबसे अच्छी दोस्त है। दोनों लड़के कभी खास करीब नहीं थे, लेकिन असाइना शायद अकीरा को बाकी सब की तुलना में बेहतर समझता था। अब डोगन में अकीरा की आंखें खुलती है असाइना की याद के साथ। वो दुआ करता है कि असाइना, उसकी माँ और बहन सब ठीक हो, लेकिन फिर उसे याद आता है कि अभी और भी ज्यादा जरूरी चीजें हैं। सबसे चौंकाने वाली बात ये होती है कि उसके शरीर में अब कोई दर्द नहीं होता। जब वो अपना स्टेटस स्क्रीन चेक करता है तो पाता है कि उसके स्टेटस काफी बढ़ चुके हैं। सबसे ज्यादा हैरानी उसे तब होती है जब वो देखता है कि उसकी एचपी लगभग फुल है। उसे यकीन था कि उसकी पसलियां टूट चुकी थी और जहर तेजी से फैल रहा था, लेकिन अब सब सामान्य है। उसकी शैडो मैजिक स्किल अब लेवल 5 पर पहुंच गई है, जबकि बॉस रूम में घुसने से पहले वो सिर्फ लेवल 3 पे थी। यानी सिर्फ एक बार इस्तेमाल करने से ही उसमें 2 स्तर का उछाल आया। उसे अब महसूस होने लगा है कि इस जादू में कुछ मिस्टीरियस है। ये सामान्य स्किल नहीं है, लेकिन अभी उसे बस आगे बढ़ते रहना है। जब अकीरा 75वीं मंजिल पर पहुंचता है तो उसे एक स्लाइम मॉन्स्टर मिलता है। ये थोड़ा अजीब था क्योंकि आमतौर पर स्लाइम इतने नीचे नहीं मिलते, लेकिन फिर उसे देखता है कि उसे स्लाइम के अंदर एक लड़की है, एक एल्फ। अकीरा को उसकी शक्ल देखकर लगता है कि ये अब तक की सबसे खूबसूरत लड़की है। अकीरा को एक स्किल याद आती है जिसे वो टेस्ट करना चाहता था, वर्ल्ड आइज। जैसे ही वो इसे एक्टिवेट करता है उसे एहसास होता है कि ये भारी गलती थी। ये स्किल काफी खतरनाक लगती है, इसलिए अकीरा तय करता है कि फिलहाल वो उसे नहीं छुएगा। तभी एल्फ लड़की होश में आ जाती है। अकीरा उससे पूछता है कि वो ठीक है या नहीं। वो जवाब देती है कि हाँ, लेकिन अकीरा को उस पर यकीन नहीं होता क्योंकि अब उसके सामने उसकी स्टेटस स्क्रीन दिख रही होती है।
बिना किसी कोशिश के। अकीरा सोचता है कि शायद ये वर्ल्ड आइज स्किल का असर होता है, लेकिन वो पक्का नहीं है। जो बात पक्की है वो ये लड़की की सिर्फ एचपी 2% है। अकीरा नोट करता है कि उस लड़की के पास भी वर्ल्ड आइस स्किल है और सोचता है कि क्या वो भी उसकी स्टेटस स्क्रीन देख पा रही है। लड़की उसे उसके नाम से पुकारती है और पूछती है कि वो डंगन में क्यों है। ये तरीका थोड़ा अजीब होता है। फिर भी अकीरा बताता है कि वो लेवल अप करने आया है, लेकिन उसे जरूर कहता है कि कम से कम नाम तो पहले पूछना चाहिए। लड़की अचानक फिर से बेहोश हो जाती है। उसका शरीर बुखार से तप रहा होता है, इसलिए अकीरा उसे पानी के पास ले जाता है। जब वो फिर से होश में आती है तो अकीरा मजाक करता है कि शायद उसे उसकी भूख से खर्राते पेट की आवाज ने उठा दिया। उसके पास फिलहाल सिर्फ पानी होता है, लेकिन कहता है कि बुखार में पानी सबसे जरूरी चीज है। लड़की भूख से बेहाल होती है और कहती है कि वो भूखी है, सो नहीं सकती। अकीरा उसे बताता है कि उसका नाम एमिलिया है। सौभाग्य से अकीरा जो दलिया पका रहा था वो तैयार हो चुका था और एमिलिया उसे बिना किसी लिहाज के खा जाती है। उसे ऐसे खाता देख अकीरा को यकीन नहीं होता कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी। उसके इस कमेंट पर अमेलिया पूछती है कि उसे बीमार लोगों की इतनी समझ कहाँ से आई। अकीरा बताता है कि ये तो बस तजुर्बे से सीखा है, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत अक्सर खराब रहती है। एमिलिया दीवार पर बनी मार्किंग दिखाती है। एक में लिखा होता है कि वो 69वीं मंजिल पर है। वो हैरान होती है क्योंकि अकीरा ने उसे 75वीं मंजिल पर पाया था, तो फिर वो वापस ऊपर कैसे आया। खास तौर पर जब वो लेवल बढ़ाने आया तभी और भी हैरान करने वाली बात है। इस सवाल का जवाब तो अभी बाकी है, लेकिन एक बात साफ है, अकीरा अब न सिर्फ मजबूत हो रहा है बल्कि उन रहस्यों के करीब पहुंच रहा है जो इस दुनिया की असली सच्चाई छुपा रहे हैं। अकीरा एमिलिया को समझाता है कि इस जगह वो है वहीं सबसे नजदीक पानी का स्रोत है और उस वक्त एमिलिया को तुरंत हाइड्रेट करने की जरूरत। लेकिन एमिलिया को तो ये जानना था कि कहीं अकीरा कोई अजीब टाइप का लड़का तो नहीं जिसने उसे किसी गलत तरीके से छुआ हो। अकीरा तुरंत ये बात काट देता है और साफ कर देता है कि वो ऐसा इंसान बिल्कुल भी नहीं है। वो बस उसे आराम करने को कहता है। सोने से पहले एमिलिया बताती है कि वो रॉयल्टी से है, एक शाही परिवार की मेंबर। अकीरा को ऐसे पहले से पता होता है क्योंकि उसने पहले ही उसकी स्टेटस स्क्रीन देख ली थी। एमिलिया कहती है कि आज तक किसी ने उसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया और फिर वो सो जाती है। अकीरा इस बात से खुश होता है और खुद भी कुछ देर के लिए आराम करने का फैसला करता है, लेकिन पूरी तरह से निश्चित नहीं होता। अगले दिन दोनों 80वीं मंजिल तक पहुंच जाते हैं। अकीरा एक विशाल ऑगर के पेट को चीर देता है, वहीं एमिलिया ग्रेविटी स्पेल से दूसरे ऑगर को कुचल देती है। अब जबकि एमिलिया पूरी तरह से ठीक हो चुकी होती है, अकीरा उससे पूछता है कि वो अभी भी उसका पीछा क्यों कर रही है। एमिलिया कहती है कि वो उसका पीछा नहीं कर रही, लेकिन कोइंसिडेंस से दोनों का रास्ता एक ही है। अकीरा इस पर शक करता है और साफ कह देता है कि वो उसकी सुरक्षा के लिए नहीं आया है। एमिलिया को ये सुनकर बुरा लगता है, वो अपनी देखभाल खुद भी कर सकती है। दोनों असली बॉस चैम्बर तक पहुंचते हैं जहां एक भयंकर ड्रैगन उनका इंतजार कर रहा होता है। ड्रैगन बिना समय गवाए हमला कर देता है। अकीरा कंसील्ड प्रेजेंस का इस्तेमाल करता है ताकि बेहतर पोजीशन ले सके, जबकि एमिलिया अपनी ताकतवर ग्रेविटी स्पेल से कुछ वक्त खरीदने की कोशिश करती है। ये ड्रैगन अब तक का सबसे खतरनाक दुश्मन साबित होता है। वो अकीरा को जमीन पर पटक देता है और एमिलिया बताती है कि शायद ड्रैगन उनकी माना को ट्रैक कर रहा है। इसे हराने का सबसे बेहतर तरीका है अपनी माना को पूरे वातावरण में फैला देना ताकि दुश्मन ट्रैक ना कर पाए। अकीरा कहता है कि ये सुनने में जितना आसान है करने में उतना नहीं। फिर भी एमिलिया की सलाह उसे एक आइडिया देती है। अकीरा सोचता है कि जब वो टेल्थ मोड में जाता है तो उसकी माना कैसे व्यवहार करती है और फिर वो उसे एक नए तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करता है। एमिलिया तब रह जाती है। उसके मुताबिक अकीरा की माना से जो आर्म निकला अब तक ऐसा केवल एक ही इंसान कर पाया, पहला हीरो। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। जैसे ही दोनों राहत की सांस लेते हैं ड्रैगन का शरीर चमकने लगता है, एक रहस्यमय चमक जो कि किसी और रास्ते की ओर इशारा करती है। जैसे जैसे रोशनी कम पड़ने लगी तो धीरे धीरे पता चला कि वो भयानक ड्रैगन अब एक रहस्यमय काली बिल्ली में बदल चुका है और फिलहाल गहरी नींद में है। एल्फ लड़की अपने वर्ल्ड आइज स्किल का यूज करके बिल्ली की जांच करती है और उसमें एक अजीब सी जानकारी सामने आती है। इस बिल्ली के पास शेप शिफ्टर नाम की स्किल है, जिसका मतलब कि ये असल में कभी ड्रैगन था ही नहीं। उसके लिए तो ये बिल्कुल समझ में आता है असली ड्रैगन को हराना इतना आसान काम नहीं होता। पर ये सवाल उठता है कि बिल्ली सो क्यों रही है। असल में बिल्ली की हालत आधी मौत के कगार पर पहुंच चुकी थी। अब अकीरा ने उसका सामना किया था और अब वो अपने शरीर को रिकवर करने के लिए सो गई है। अकीरा एल्फ लड़की से पूछता है कि आखिर किस तरह का प्राणी है। वो बताती है कि इसका नाम ब्लैक कैट है, एक प्राचीन दैविक जीव जो दिखने में भले ही प्यारा हो मगर ताकत में किसी भी आम मॉन्स्टर से कई गुना ज्यादा खतरनाक है। एल्फ लड़की अकीरा से पूछती है कि वो खुद अपने वर्ल्ड आइज स्किल का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा जबकि वो उससे सीधा सब कुछ देख सकता है। अकीरा बताता है कि वो अभी तक इस स्किल पर काबू नहीं पा सका है, लेकिन उसे लगता है कि जैसे जैसे स्किल लेवल अप होगी वैसे वैसे वो इसे कंट्रोल कर लेगा। तभी
अचानक बिल्ली जाग जाती है और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वो इंसानी भाषा में बोलने लगती है। पहले तो वो खुद की हार जाने पर नाराजगी जताती है, फिर बताती है कि उसने ड्रैगन का रूप क्यों लिया था। असल में वो डेंगन में अकेले रहते हुए अब ऊब चुकी थी, इसलिए उसने एक बार देखी गई ड्रैगन का रूप अपनाया और आने वाले एडवेंचर्स को डराने लगी। अकीरा को अब तक विश्वास नहीं हो रहा होता कि एक बिल्ली इंसानों की तरह बोल सकती है। तब बिल्ली ये रहस्य खोलती है कि वो एक असल में हाई इंटेलिजेंट बीस्ट है जिसे खुद डीमन लॉर्ड ने बनाया था। लेकिन अकीरा को ये बात रास नहीं आती कि हारने के बावजूद ये बिल्ली खुद को महान साबित करने में लगी है। वो हल्के अंदाज में अपना कुनाई घुमाकर उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन बिल्ली में जरा भी घबराहट नहीं होती, बल्कि वो तो एक और चौंकाने वाला खुलासा करती है। डीमन लॉर्ड ने अकीरा के लिए एक संदेश भेजा है। संदेश साफ होता है, मुझसे मिलने आओ वेलकैनो रॉक्स मॉन्स्टर की जगह, और वो उसी किले में मिलेगा। अकीरा को समझ में नहीं आता कि डीमन लॉर्ड को उसके बारे में कैसे पता चला और उसे क्यों बुला रहा है, लेकिन बिल्ली को इसकी कोई जानकारी नहीं होती। उसका काम सिर्फ मैसेज को वहां तक पहुंचाना था और अब वो अकीरा से कहती है कि वो उसे मार दे ताकि कम से कम कमरे का लॉक टूटे और वो वहां से निकल सके। लेकिन अकीरा ऐसे करने से मना कर देता है। वो साफ कहता है कि वो अब तक किसी भी मॉन्स्टर को दुश्मन नहीं मानता, बल्कि जो उसने देखा है उसके मुताबिक इस दुनिया में एक इंसान ही ज्यादा निर्दयी है। समस्या ये है कि जब तक फ्लोर का बॉस मर नहीं जाता तब तक यहाँ कमरा नहीं खुलेगा। लेकिन अकीरा को यकीन नहीं होता है कि इसका कोई और तरीका जरूर होगा। कुछ देर सोचने के बाद एल्फ लड़की एक उपाय सुझाती है। वो कहती है कि ब्लैक कैट को फेमिलियर बना लिया जाए। अगर ऐसा हो गया तो बिल्ली की बॉस की स्थिति खत्म हो जाएगी और दरवाजा खुल जाएगा। हालांकि बिल्ली बताती है कि ऐसा करने के लिए एक उच्च स्तर की माना नियंत्रण शक्ति चाहिए होती है, लेकिन अकीरा तो मुख्य कैरेक्टर है, उसे किस बात की कमी। वो बिना हिचकिचाए रिचुअल शुरू करता है। वो बिल्ली को नाइट नाम देता है और अपनी माना उसमें डालता है। इससे अकीरा की सोच नाइट में चली जाती है और वहाँ एक अजीब चीज देखने को मिलती है, एक जलता हुआ शहर और उसी के बीचों बीच एक नाइट जिसे तबाही मचाते हुए देखा जा सकता है। अकीरा उससे लड़ता है, लेकिन मारने के इरादे से नहीं, इसकी बजाय वो अपने आप को कुर्बान कर देता है। वो नाइट से वादा करता है कि अगर वो उसे अनुबंध करेगा तो उसे अब किसी भी बुराई का हिस्सा नहीं बनना पड़ेगा। मॉन्स्टर के लिए जो जन्म से ही बुराई के लिए बाधाएं हैं, ये किसी सपने से कम नहीं। नाइट तुरंत सहमत हो जाता है। जैसे ये समझौता होता है उसके मन का अंधेरा आसमान साफ हो जाता है। अब वहाँ धूप, नीला आकाश और शांति होती है। अकीरा होश में आता है और दोनों के शरीर पर समान पैक्चिन देखता है, इस बात की पुष्टि की अब वो आत्मिक रूप से जुड़े हुए हैं। नाइट अब पूरी तरह से अकीरा में दिलचस्पी लेने लगा है। उस पर अब किसी तरह का संदेह नहीं बचा। वो खुलकर अपनी वफादारी की कसम खाता है और अकीरा के इस सफर का हिस्सा बनने की इच्छा जाहिर करता है। दोनों औपचारिक रूप से एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं। एल्फ लड़की भी इस हल्के फुल्के माहौल में शामिल होती है और नाइट को अपना नाम बताती है, एमिलिया। अब जब फ्लोर का बॉस तकनीकी रूप से पराजित हो चुका है तो कमरे के बीचों बीच एक टेलीपोर्टेशन सर्कल उभर आता है, लेकिन जाने से पहले तीनों थोड़ी देर आराम करने का फैसला करते हैं। इस वक्त वो एक दूसरे को बेहद जानने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बीते वक्तों की कहानी, अपने जख्म, अपने सपने सब खुलकर सामने आते हैं। इस बीच दूसरी ओर हीरोज अपनी यात्रा के अगले पड़ाव पर मतलब यामाटो पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही वो सभी चौंक जाते हैं क्योंकि ये जगह पूरी तरह से जापान जैसी दिखती है। इन्हें पता चलता है कि ये क्षेत्र पहले हीरो ने स्थापित किया था और क्योंकि वो जापान था इसलिए ये जगह वैसी रची गई है। एक लंबी और थकान भरी यात्रा के बाद सभी हीरोज बेहद थके हुए होते हैं और भूख से बेहाल। वो एक ऐसी जगह जाके बैठ जाते हैं जब वो आराम कर सके, खाना ऑर्डर करते हैं और तसल्ली से पेट भरते हैं। उस दुनिया में आने के बाद ये अब तक का शायद ही सबसे अच्छा खाना होता है। अब आशिफ उनके अनुभव को काम करके बताता है। खाने के बाद एक ग्रुप गंभीर चर्चा के लिए बैठता है। अकीरा अब नहीं होता, लेकिन उनकी जरूरतें अब भी वही है, पैसा, जीविका और जीवित रहने का तरीका। एक हीरो सुझाव देता है कि उन्हें एडवेंचर्स बन जाना चाहिए। ट्रैवल के दौरान उसकी कुछ एडवेंचर से बातें हुई थी और उसे यह कम फायदेमंद लगा। बाकी लोग उसकी बात से सहमत होते हैं, लेकिन साथ ही ये भी तय करते हैं कि उन्हें ज्ञान भी जरूरी है, खासकर उस दुनिया के नियमों को कंट्रोल में रखने का, ताकि वो कभी चाहे तो उस शहर से बाहर निकल सके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उन्हें कभी ना कभी डीमन लॉर्ड से लड़ना ही होगा, क्योंकि राजा और राजकुमारी ने उन्हें उसी उद्देश्य के बुलाया था। एक और मेंबर कहता है कि उन्हें डीमन लॉर्ड को खोजने की प्लान बनाना चाहिए, लेकिन असाइना का मानना है कि उन्हें वही यामाटो में रहना चाहिए। उसे ऐसा महसूस होता है कि अकीरा अब उनसे दूर नहीं है, बल्कि काफी करीब है। वो चाहता है कि जब भी उनकी मुलाकात हो वो सब मिलकर डीमन लॉर्ड के खिलाफ लड़े। असाइना ये भी मानता है कि अकीरा की ताकत अकेले ही पूरे ग्रुप से ज्यादा है, इसलिए उनके लिए जरूरी है कि वो साथ जुड़े। कुछ लोग असाइना की राय से सहमत होते हैं। वो याद दिलाते हैं कि अकीरा पर कमांडर सारन की हत्या का शक है, लेकिन असाइना को अब भी लगता है कि उन्हें उस समय मैनिपुलेट कर दिया गया था और अकीरा निर्दोष है। सातो भी अकीरा से मिलने के लिए बेताब था। वो नहीं मानता कि अकीरा उनके मुकाबले कमजोर है, बल्कि वो खुद मानता कि अकीरा उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। लेकिन सातो का ये भी कहना होता है कि वो बचपन से अकीरा के साथ एक ही क्लास में पढ़ा है, फिर भी अकीरा को उसका नाम तक याद नहीं। यानी अकीरा सामाजिक मामलों में बहुत ही अलग थलग किस्म का इंसान रहा है।
असीना मानता है कि सातो की बात सही है, लेकिन फिर भी वो एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि उन्हें यामाटो में ही रहकर मॉन्स्टर से लड़ते हुए खुद को और मजबूत करना चाहिए, ताकि जब वो अकीरा से मिले तो इतना मजबूत बन चुकी हो कि अकीरा उन्हें नजरअंदाज ना कर सके। उधर दूसरी ओर अकीरा, एमिलिया और नाइट एक दूसरे की कहानियां जान रहे होते हैं। एमिलिया बताती है कि वो असल में एक राजकुमारी थी, लेकिन उसे अपने ही राज्य से निकाल दिया गया, और वो भी अपनी छोटी बहन के हाथों। जब वो भाग रही होती है तो उसकी बहन ने तीरों से उस पर हमला किया, जिससे बचने के लिए उसने एक मैजिकल स्पेल इस्तेमाल किया, जिससे वो एक खाई में गिर गई। वो वहीं जमीन पर पड़ी हुई थी जब एक स्लाइम ने उसे निगल लिया। जब उसकी मुलाकात अकीरा से हुई, तीनों अब पहले से कहीं ज्यादा करीब आ चुके होते हैं। एक दूसरे के घाव, एक दूसरे की ताकतें और एक दूसरे की मंजिल अब समझ आने लगी है। शायद यही से उनका असली सफर शुरू होता है। जैसे ही सब कुछ थोड़ा शांत हुआ, नाइट चौंक गया। उसे बात हजम नहीं हो रही थी कि कोई स्लाइम किसी को निगल भी सकता है, और फिर भी एमिलिया जैसे एकदम ठीक ठाक बची रही। चलो मान लिया किस्मत ने उसका साथ दे दिया होगा, वरना ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। अकीरा ने हल्की फुल्की बातों के बीच पूछा कि एमिलिया अब वापस अपने शहर जाएगी या नहीं, लेकिन उसने बिना ज्यादा सोचे कहा कि नहीं, उसे कोई दिलचस्पी नहीं है वापस जाने की। उसने कहा कि फैमिली वाले चक्कर बहुत सिरदर्द होते हैं, और सच्ची बात है, घर की लड़ाइयाँ किसी को समझ नहीं आती। उसी दौरान अकीरा को भी अपने घर की याद आ गई। उसने बताया कि उसकी एक छोटी बहन यूई, और कैसे उसने उसके लिए एक नया फोन खरीदा था क्योंकि उसका पुराना फोन टूट गया था। उसने तो अपने खर्चों से कटौती करके यहाँ तक कि रातों की शिफ्ट भी ली, बस इसलिए कि बहन को कुछ अच्छा दे सके। लेकिन बहन ने नाराजगी में कह दिया कि उसने मांगा ही कब था। अकीरा थोड़ा टूट सा गया था उस वक्त। शुक्र है उनकी माँ ने बीच बचाव करके संभाल लिया था। ये सब सुनकर नाइट और अमीलिया समझ गए कि अकीरा का परिवार इस दुनिया में नहीं है, और उन्होंने पूछा कि क्या उसे अपने घर की याद नहीं आती। अकीरा बोला कि हाँ आती तो है, लेकिन अब वापस का कोई सवाल नहीं उठता। असल में उसे लगने लगा था कि वो अपने पुराने जीवन में बस एक भीड़ का हिस्सा था, कोई ध्यान भी नहीं देता था उस पर। लेकिन उस दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी ने उसे पहचाना, उसे समझा, और उसका नाम सारन था। वही सारन जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, और अकीरा को लगता है कि उसकी मौत का जिम्मेदार वही खुद है। यही सोचकर वो बदले की आग में जल रहा था। हालात थोड़ी गंभीर हो गई थी, तो बात का माहौल बदलने के लिए अकीरा ने नाइट का साथ थोड़ा मजाक शुरू कर दिया। उसने नाइट को छेड़ा, जो बार बार ये याद दिला रहा था कि वो कोई पालतू बिल्ली नहीं है, बल्कि एक डीमन है। लेकिन फिर भी उनके बीच का रिश्ता बहुत अलग था। दोनों की आत्माएं अब भी जुड़ी हुई थी, यानी अगर एक मरेगा तो दूसरा भी मरेगा। मगर अकीरा को इन बातों की फिक्र नहीं थी। वो तो इस पॉजिटिव बात पर ध्यान दे रहा था कि अब वो दोनों चाहे कहीं भी हो, एक दूसरे से टेलीपैथी से बात कर सकते हैं। और जो थोड़ा आराम हो चुका था, अकीरा ने पूछा कि टेलीपोर्ट सर्कल उन्हें कहाँ ले जाएगा। नाइट बोला उसे नहीं पता, लेकिन अमीलिया को थोड़ा अंदाजा था। उसका कहना था कि ये ब्लू सर्कल उस जगह ले जाता है जहाँ किसी का दिल सबसे ज्यादा जाना चाहता है, और अगर ग्रुप में हो तो जिसे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इच्छा होती है, उसी की मंजिल पर सब पहुंचते हैं। अमीलिया बोली कि उसे तो बस इतना चाहिए कि वो अकीरा के साथ रहे, बाकी कहाँ जाना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर में जैसे ही टेलीपोर्ट हुए, खुद को एक घने जंगल में पाया, और सामने दिखा होली ट्री, जो साफ संकेत था कि वो एल्विन फॉरेस्ट में है। एमिलिया का चेहरा उतर गया। उसे एकदम से घबराहट होने लगी, क्योंकि वो इस जगह पर वापस आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, और उसकी टेंशन एकदम सही निकली। अगले ही पल उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। किसी ने उस पर तीर चला दिया। अकीरी ने झपट कर उसे गिराकर बचाया। फिर से एक तीर आया। इस बार अकीरा खुद कूद कर पहाड़ी पर चढ़ा और हमलावर को नीचे गिरा दिया। हमलावर था लियाम, एक एल्फ, जिसने कहा था कि उसे क्रिमिनल दिखी, यानी एमिलिया। बातों का लहजा चुभने वाला था, और आखिरकार अकीरा ने उसे मार दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चारों तरफ से एल्फ्स ने उन्हें घेर लिया था। इस बार सामने थी खुद एमिलिया की बहन किलिका, वही जिसने उसे सिंहासन से हटाया था। उसने पूरी गुस्से में पूछा कि इतनी हिम्मत कैसे हुई एमिलिया की वापस लौटने की, और वहीं पर साफ कह दिया कि अब उसे सबक सिखाया जाएगा। ये देख अकीरा और नाइट समझ गए कि ये सिर्फ बहनों की मामूली लड़ाई नहीं है, यहाँ एक बहुत ही गहरा पारिवारिक फासला है, जो अब किसी सुलह से नहीं सुलझने वाला। अब उनके पास दो ही रास्ते थे, या तो पीछे हटे और एमिलिया को अकेले छोड़ दे, या फिर उसका साथ निभाए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और जैसा कि हम अकीरा को जानते हैं कि वो पीछे हटने से रहा। एमिलिया हमेशा सोचती थी कि उसकी बहन किलिका उससे कहीं ज्यादा कमाल की है, क्योंकि किलिका हर दिन खुद को बेहतर बनाती। लेकिन उसके पहरेदार ने उसे याद दिलाया कि चाहे किलिका कितने भी शानदार क्यों ना हो, एक दिन एल्फ राष्ट्र की रानी तो एमिलिया ही बनेगी। कुछ समय बाद लियाम ने अचानक कहा कि वो एमिलिया से शादी नहीं करना चाहता। ये रिश्ता तो तयशुदा था, इसलिए एमिलिया ने बस इतना कहा कि अगर उसे रिश्ता तोड़ना है तो उसे जाकर राजा से बात करनी होगी। फिर किलिका वहाँ आई और हालात और बिगड़ गए। उसने एमिलिया को बताया कि वो ब्लाइट की संतान है। कुछ समय बाद एमिलिया पर एक बहुत बड़ा पाप करने का इल्जाम लगा दिया गया। उसने लाख समझाया कि वो बेगुनाह है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। सबको बस इतना डर था कि ब्लाइट की संतान कभी गद्दी पर नहीं बैठे, क्योंकि वो गद्दी तो किलिका की है। अब वर्तमान में एमिलिया अपनी बहन से कहती है कि वो बस चली जाए, लेकिन किलिका उसे जाने नहीं देना चाहती थी। अभी अकीरा, जो एमिलिया का दोस्त बन चुका है, उसकी तरफ से बोलता है और कहता है कि किलिका को शांत होना चाहिए। किलिका को समझ में नहीं आता कि कोई हत्यारा जैसे अकीरा एमिलिया
एमिली जैसे अपराधी का साथ क्यों दे रहा है? अकीरा मुस्कुराकर कहता है कि वो तो बस एक दोस्ताना पड़ोसी हत्यारा है और अमीलिया से बस हाल ही में मिला है। किलिका फिर एमिलिया पर नए आरोप लगा देती है कि उसने लियाम को जहर दिया था। एमिलिया कहती है कि वो असल में एक हीलिंग पोशन था, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। सबको लगता है कि उसने झूठ बोला है। किलिका अकीरा को धन्यवाद कहती है कि उसने एक भगोड़ी को पकड़वाया, लेकिन तभी किलिका अपनी आंखों से कुछ अजीब करती है। एमिलिया उसे चेतावनी देती है कि उसकी आंखों में मत देखना, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। किलिका गर्व से बताती है कि उसने अपनी मेमोराइज ताकत का इस्तेमाल किया और अब अकीरा का दिल उसी के काबू में है। एमिलिया पहली बार अपनी बहन पर गुस्सा होती है। वो कहती है कि किसी के मन पर जबरदस्ती करना गलत है और किलिका को अकीरा पर किया गया जादू तुरंत हटाना चाहिए। किलिका हैरान होती है क्योंकि एमिलिया ने कभी उसे इस तरह बात नहीं की थी। तभी अकीरा दोनों को शांत करने के लिए कहता है और बताता है कि वो जादू उस पर चला ही नहीं। सब चौंक जाते हैं और नाइट बताता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जादू किसी बहुत ऊंचे स्तर वाले व्यक्ति पर काम नहीं करता। किलिका को यकीन नहीं होता कि कोई उससे ताकतवर हो सकता है। अकीरा उसे बस ये चाहता था कि वो मान ले कि उसने अपनी बहन को फंसाया, लेकिन किलिका नहीं मानती और अपने सैनिकों को अकीरा पर हमला करने का आदेश देती है। अकीरा अपनी छाया जैसी ताकत से सबको हरा देती है, लेकिन उन्हें मारती नहीं। तभी राजा आ जाता है। सब तुरंत शांत हो जाते हैं। राजा पूछता है कि क्या हो रहा है। जब एक गार्ड कुछ कहने की कोशिश करता है तो राजा उसे रोक देता है और कहता है कि वो खुद किलिका से सुनना चाहता है। फिर किलिका घबरा जाती है क्योंकि उसे लगा था कि राजा तो बाहर गया था। राजा देख लेता है कि किलिका ने अपने सैनिकों पर मेमोराइज का जादू किया है। वो उसे जादू खत्म करने का आदेश देता है और कहता है कि सजा बाद में तय होगी। फिर राजा अकीरा से माफी मांगता है कि उसकी बेटी ने उस पर हमला किया, लेकिन साथ ही उसे आदेश देता है कि वो एल्फ भूमि छोड़ दे क्योंकि दूसरे जातियों को वहाँ रहने की अनुमति नहीं है। एमिलिया कहती है कि अगर ऐसा है तो वो अकीरा के साथ जाएगी। ये सुनकर राजा बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है कि एमिलिया उसकी उत्तराधिकारी है और उसे एक दिन इस राज्य की रानी बनना होगा। अकीरा बोल उठता है कि एमिलिया अपनी खुद की इंसान है, उसे अपने फैसले खुद करने का हक है। राजा उसे बाहरी व्यक्ति कहता है और बोलता है कि उसे इस मामले में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अकीरा जवाब देता है कि अगर वो बाहरी है तो उस पर राजा के आदेश भी लागू नहीं होते और वो एमिलिया की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार है। राजा को एहसास होता है कि अकीरा मजाक नहीं कर रहा है और फिर वो घोषणा करता है कि फैसला एक फाइट से होगा। राजा अपनी जगह किलिका को लड़ने के लिए चुनता है। अकीरा बिना डरे तैयार हो जाता है और सब लोग होली ट्री के नीचे अपने बैटल फील्ड की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में अकीरा को सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि अकीरा ब्लाइट की संतान होने का क्या मतलब रखता है। कहा जाता है कि अगर शाही परिवार में जुड़वा बच्चे जन्म ले तो उनमें से एक अपने माता पिता जैसा नहीं दिखेगा। वही बच्चा ब्लाइट की संतान कहलाता है और उसके आने से एल्फ भूमि में विनाश होता है। पहले लोग इसे सिर्फ एक कहानी मानते थे, लेकिन एमिलिया के बाल और आंखें अपने परिवार से लगती और यहीं से सबने यकीन करना शुरू कर दिया कि ये कहानी सच है। अकीरा ने जब एमिलिया की आंखों में देखकर कहा कि उसकी अलग आंखों और बालों का रंग तो बहुत खूबसूरत है, तो एमिलिया शर्मा गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसकी इन बातों की तारीफ करेगा, क्योंकि लोग तो हमेशा उन्हें ब्लैक की निशानी कहते थे। लड़ाई से पहले एमिलिया ने अकीरा को चेतावनी दी कि किलिका एल्फ जाति की सबसे बेहतरीन तलवारबाज है। अकीरा ये सुनकर हैरान हो गया कि एमिलिया अपनी उस बहन की इतनी तारीफ कर रही है जिसने उसे झूठे आरोप में फंसाया। एमिलिया ने बताया कि पहले वो दोनों करीब थे। किलिका हमेशा मेहनत करती थी, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करती थी और एमिलिया अब भी अपनी बहन से बहुत प्यार करती है। राजा ने किलिका को आदेश दिया कि वो इस लड़ाई में अपने राजघराने को सम्मान साबित करे और किलिका ने वादा किया कि वो जरूर जीतेगी। दोनों योद्धा तैयार हुए। किलिका ने अकीरा से पूछा कि क्या वो सच में सोचता है कि बिना तलवार निकाले वो जीत सकता है। अकीरा मुस्कुराकर बोला कि वो ऐसा सिर्फ उसकी भलाई के लिए कर रहा है, क्योंकि अगर उसने तलवार निकाली तो गलती से उसकी जान जा सकती है। लड़ाई शुरू होने से पहले अकीरा ने एमिलिया की तरफ देखा और कहा कि जब राजा उनसे सवाल करता था तब जिस तरह से एमिलिया उसके लिए गुस्सा हुई वो बात उसे बहुत अच्छी लगी। उसने कहा कि जब वो ये लड़ाई जीत जाएगा तब एमिलिया आजाद होगी और जो चाहे वो कर सकेगी। लड़ाई शुरू होती है। अकीरा तुरंत समझ जाता है कि क्यों सब किलिका को सबसे बेहतरीन तलवारबाज कहते हैं। उसकी चाल तेज, सटीक और खूबसूरत थी। नाइट ध्यान से लड़ाई देख रहा था और उसने कहा कि किलिका भले शानदार लड़ रही हो पर अकीरा अभी भी आगे है। अकीरा बिना ज्यादा मेहनत के उसके हमले रोक रहा था और बार बार चेतावनी दे रहा था कि हार मान ले वरना उसे चोट लग जाएगी। किलिका को ये अपमान बर्दाश्त नहीं होता। उसने का खतरनाक जादू का इस्तेमाल किया जिससे हवा की तेज धार अकीरा की तरफ गई। अकीरा थोड़ा चौंक गया पर उसने बड़ी आसानी से उसे बचाव किया। नाइट हैरान था कि उसने हवा वाले जादू का इस्तेमाल किया क्योंकि वही एकमात्र जादू था जिसमें किलिका ने महारत हासिल की थी। उसने सालों लगातार उस ताकत को पूरी तरह से नियंत्रित करना सीखा था। जब वो अपनी पूरी ताकत से हमला कर रही थी तो अकीरा ने नोटिस किया कि उसकी आंखों में आंसू हैं। उसने पूछा कि वो क्यों रो रही है। किलिका बोली कि उसके चेहरे पर तो मुस्कान है, लेकिन अकीरा ने कहा कि वो मुस्कान झूठी है।
ये सुनकर किलिका का गुस्सा और बढ़ गया। उसके हमले और तेज हो गए, पर अकीरा ने आसानी से पीछे जाकर उसे रोक लिया। उसने धीरे से कहा कि एमिलिया अब भी उससे प्यार करती है, चाहे उसने कुछ भी किया हो। वो चाहता था कि दोनों बहनें फिर से पहले की तरह बन जाए, लेकिन किलिका ने मना कर दिया। उसने कहा कि वो कभी उस लड़की से शांति नहीं कर सकती जिसने उसे सब कुछ छीन लिया। उसने अपना सबसे ताकतवर वार किया और अकीरा को पीछे धकेल दिया। अब उसकी ताकत बेकाबू हो रही थी और हर कोई उसकी जादुई ऊर्जा से डरने लगा था। अकीरा ने नाइट को कहा कि वो एमिलिया की रक्षा करे, क्योंकि किलिका अब खुद पर काबू खो चुकी थी। कहानी अब तक अतीत की झलक दिखाती है। अब दोनों बहनें एक दूसरे से बेहद करीब थी। एमिलिया को अपने अलग रंग और शक्ल से शर्म आती थी, लेकिन किलिका हमेशा कहती थी कि वो बहुत सुंदर है। फिर एक दिन एमिलिया की शक्तियों की जांच हुई और पता चला कि वो एक स्पिरिट मीडियम है, यानी देवताओं की मैसेंजर, जो अगर अपनी शक्ति पूरी तरह से जागरूक कर ले तो दुनिया की ताकतों को अपनी इच्छा से मोड़ सकता है। एल्फ राज्य में ये खबर फैलते ही सब खुश हो गए, लेकिन उसी दिन से किसी ने किलिका पर ध्यान देना बंद कर दिया। सब बस एमिलिया की पूजा करने लगे। यही बात किलिका के दिल में जहर बन गई। उसे लगा कि एमिलिया ने उसकी जगह छीन ली, उसका अस्तित्व मिटा दिया गया। अब वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक सब कुछ वापस ना ले ले। वर्तमान में उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि वो खुद को नुकसान पहुंचा सकती थी। लियम ने एमिलिया को एक छोटी सी बोतल दी। उसमें उसकी बहन को बचाने का उपाय था। एमिलिया ने होली ट्री की एक शाखा को तोड़ा जो शुद्धिकरण की शक्ति रखती थी। जैसे ही उसने उस शाखा की ताकत का इस्तेमाल किया, वहाँ मौजूद हर व्यक्ति पर उसका असर हुआ। क्लिका का मेमोराइज जादू टूटने लगा। क्लिका को लगा कि फिर से वही हो रहा है, एमिलिया उससे सब कुछ छीन रही है। वो पूरी तरह पागलपन में उतर गई और अपना सबसे खतरनाक हमला छोड़ दिया। अकीरा समझ गया कि अगर वो इस हमले से बचा तो पीछे खड़े लोग मारे जाएंगे। उसने अपनी परछाई की ताकत को बुलाया और कहा कि सब कुछ निकल जाओ। अब वो दोनों शक्तियों के बीच भयानक टकराव हुआ। हवा की ताकत और अंधेरे की छाया। शुरुआत में क्लिका का जादू हावी था, क्योंकि उसने अपनी सारी जिंदगी इस शक्ति को निखारने में लगा दिया था। लेकिन अचानक अकीरा की छाया और भी गहरी और शक्तिशाली हो गई। उसकी छाया अब जीत रही थी, लेकिन वो क्लिका को पूरी तरह मिटाने वाली थी। अकीरा ने तुरंत फैसला लिया और अपनी छाया को आदेश दिया कि वो क्लिका को नहीं बल्कि उसे खुद निकल जाए। अंधेरा अकीरा को घेरने लगा। उसकी पूरी देह एक काले चमकते आभा में ढक गई। नाइट ने कई अद्भुत चीजें देखी थी, लेकिन ये नजारा कुछ अलग था। पहले उसे लगा कि ये कोई शैडो बफ है, यानी अंधेरे की अस्थायी शक्ति, लेकिन जल्दी साफ हो गया कि ये कुछ और ही है। अकीरा उस अंधेरे के भीतर किसी और शक्ति से जुड़ गया था, शायद वही शक्ति जो उसे अतीत में जुड़ी हुई थी, जिसे उसने कभी पूरी तरह से कंट्रोल नहीं किया था। हवा भारी हो गई, धरती कांपने लगी और सभी के सामने खड़ा वो इंसान अब एक छाया में बदल चुका था। फिर भी उसकी आंखों में एक ऐसी चीज बाकी थी, एमिलिया की रक्षा करने की दृढ़ इच्छा। क्लिका ने एक बार फिर से हमला करने की कोशिश की, लेकिन इस बार अकीरा ने बहुत ही आसानी से उसका वार रोक दिया। उसने न सिर्फ उसे पीछे धकेला, बल्कि उसका जादू भी एक झटके में खत्म कर दिया। अकीरा ने शांत आवाज में कहा कि क्लिका को हमेशा लगता था कि कोई उसकी परवाह नहीं करता, लेकिन सच में यह है कि वो खुद उन लोगों को नहीं देखती जो सच में उसकी चिंता करते हैं। क्लिका डरते हुए बोली कि सब उसका मजाक उड़ाएंगे क्योंकि वो हार गई। उसे सबसे ज्यादा बुरा तब लगा जब लियाम सीधा एमिलिया के पास चला गया। क्लिका को लगा कि उसका जादू टूटने की वजह से लियाम एमिलिया के पास गया, लेकिन एमिलिया ने धीरे से कहा कि लियाम तो कभी उसके जादू में था ही नहीं। पर क्लिका अब कुछ सुनना नहीं चाहती थी। उसने बस कहा कि अब उसे सजा दी जाए। तभी राजा बोल उठा कि सजा तो उसे खुद को मिलनी चाहिए। सब हैरान रह गए। राजा ने कहा कि एमिलिया ने क्लिका से कुछ नहीं छीना, असल में गलती उसकी खुद की थी। क्लिका समझ नहीं पाई तो राजा ने सच्चाई बताई। उसने कहा कि उसने क्लिका की असली यादें छुपा दी थी ताकि वो उसे दर्द से बचा सके जो उसे तोड़ सकता था। राजा ने अपना भूलने वाला जादू हटा दिया और फिर सारी पुरानी बातें क्लिका की आंखों के सामने आ गई। पहले वो हमेशा की तरह ट्रेनिंग करती रहती थी, खुद को और ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश में लगी रहती थी। वो खतरनाक जगहों पर जाती जहाँ बहुत ताकतवर राक्षस होते। एक दिन उसे एक अजीब औरत मिली। उस औरत ने कहा कि अगर वो सच में और ताकतवर बनना चाहती है तो उसके पास एक बेहतर तरीका है। उसने क्लिका को एक चीज दी और बताया कि इससे वो ऐसे राक्षस बुला सकती है जो उसे और मजबूत बनाएंगे। क्लिका ने बिना सोचे उसे इस्तेमाल किया, लेकिन जो राक्षस आए वो बहुत डरावने और ताकतवर थे। वो उनसे भागने लगी पर वो उसके पीछे पड़ गए। आमतौर पर डेंगन के राक्षस बाहर नहीं आते, लेकिन ये राक्षस किसी तरह बाहर आ गए। क्लिका को डर लग गया कि अगर वो कुछ नहीं करेगी तो बाकी लोग मारे जाएंगे, इसलिए उसने वहीं खड़े होकर लड़ने का फैसला किया। वो पूरी ताकत से लड़ी, लेकिन तभी लियम वहां आ गया। उसने चिल्लाकर कहा कि वो भाग जाए, लेकिन तभी एक राक्षस उस पर हमला कर देता है और वो मारा गया। ये सब क्लिका के सामने हुआ। वो हैरान रह गई और उसे गिल्ट में टूटने लगी। राजा को डर था कि वो इस सदमे से पागल हो जाएगी, इसलिए उसने उसका दिमाग से वो याद ही हटा दी। लेकिन उस दिन असल में एमिलिया ने अपनी जादू ताकत से चमत्कार किया था। उसने ग्रेविटी और रिजेक्शन जैसे दो नए जादू बनाए। एक से उसने राक्षसों को रोका और दूसरे से लियम को दोबारा जिंदा कर दिया। राजा ने ये बात क्लिका से छिपा ली ताकि वो उसे गिल्ट में ना जिए, लेकिन ऐसा करने से सबको उससे थोड़ा दूर रहना पड़ा ताकि वो सच्चाई तक न पहुंच सके। राजा भी उससे दूर हो गया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि क्लिका को सब याद आ जाए। उसका मकसद ये था कि अगर क्लिका पीरा से लड़ाई जीत लेती तो वो खुद पर भरोसा करना सीख जाती, तब वो उसे सब सच बता देता।
देता है, लेकिन अकीरा की ताकत इतनी ज्यादा थी कि सच्चाई अब छुप नहीं पाई। अकीरा को एहसास हुआ कि उसे बस इस्तेमाल किया गया था, लेकिन राजा ने कहा कि ऐसा करने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। लियम ने भी सच बताया कि उसने दोनों बहनों को अलग करने में मदद की थी ताकि उनका झगड़ा और ना पड़े। क्लिका को विश्वास नहीं हुआ कि लियम ने ये सब खुद किया था बिना उसके जादू के असर में आए। फिर पता चला कि जब एमिलिया ने उसे दोबारा जिंदा किया था तब होली ट्री की एक पत्ती उसके शरीर में चली गई थी और उसी की वजह से वो मेमोराइज जादू के असर से बच गया था। लियम ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे हमेशा क्लिका की मेहनत बहुत पसंद थी। वो उसकी लगन देखकर कुछ कह नहीं पाता था। फिर उसने माफी मांगी कि वो बस सही तरीके से संभाल नहीं पाया। क्लिका की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ में आया कि वो सबकी दया और प्यार को अनदेखी समझ रही थी। उसने अपनी बहन पर इल्जाम लगाए, जबकि असल में एमिलिया ही वो थी जिसने सब कुछ ठीक किया। वो खुद को बहुत बुरा महसूस करने लगी, लेकिन एमिलिया ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि वो अब भी वही दयालु, प्यारी और मजबूत बहन है। दोनों बहनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। क्लिका ने रोते हुए माफी मांगी और एमिलिया ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब सब ठीक है। कुछ समय बाद राजा ने ऐलान किया कि अकीरा ने लड़ाई जीत ली है। उसने अकीरा के लिए एक छोटा सा जश्न रखा। अकीरा ने सिर्फ एक बात कही कि अमीलिया को अब आजादी मिलनी चाहिए। राजा ने सिर सहलाकर कहा कि वो अपने वादे का पक्का है, अब अमीलिया जो चाहे कर सकती है। अकीरा ने कहा कि अब उनका अलग सफर बीस्ट फॉक आइलैंड की तरफ होगा। वहाँ हथियार बनाने की बहुत माहिर लोग रहते हैं और नाइट के हिसाब से वो जगह उनके अलग मिशन के लिए बहुत सही है। बाद में अमीलिया मुस्कुराती हुई अकीरा से कहती है कि अब वो उसका नाम ठीक से बोले। अकीरा आमतौर पर उसे तुम या ये लड़की कहता था, लेकिन उसने लड़ाई से पहले एक बार उसका नाम लिया था। अमीलिया को वो बहुत अच्छा लगा था और अब वो चाहती है कि वो उसका नाम फिर से बोले। अकीरा थोड़ा झिझकता है, लेकिन फिर धीरे से उसका नाम लेता है। अमीलिया को वो सुनना इतना अच्छा लगता है कि वो कहती है कि एक बार और बोलो। अकीरा 5 बार उसका नाम बोलता है और तब अमीलिया खुश होकर मुस्कुरा देती है। कहती है कि अब वो जहाँ भी जाएगा वो उसके साथ जाएगी हमेशा के लिए। अकीरा मुस्कुराकर कहता है कि ठीक है अमीलिया। पास में खड़ा नाइट से हिलाता है और हंस देता है। उसे यकीन नहीं होता कि इतनी बड़ी लड़ाई के बाद ये दोनों ऐसे बच्चों की तरह हंस रहे हैं। दूसरी तरफ बाकी हीरो अब जहाज पर हैं। उन्होंने जितना हो सका अकीरा पर इंतजार किया, लेकिन अब उन्हें आगे बढ़ना था। उन्होंने यामाटो के सारे राक्षसों को हरा दिया था और अब और मजबूत बनने के लिए उन्हें नए हथियारों की जरूरत थी। उनके साथ अब ग्लीस भी था। उसने कहा कि सबकी ताकत अब इतनी बढ़ गई है कि पुराने हथियार काम नहीं करेंगे। अब अगला कदम है अपने हथियारों को अपग्रेड करवाना और उसके लिए सबसे सही जगह वही है जहाँ अकीरा और अमीलिया जा रहे हैं, बीस्ट फॉक का आइलैंड।